बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल इंसाफ के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पोर्ट पेशावर, यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस कर चुके थे हम, और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रिव्यू एक्सरसाइज। और इसके सारे क्वेश्चंस नहीं बल्कि लास्ट में एक क्वेश्चन मैं फिर भी आपके लिए छोड़ दूँगी ताकि सारी चीज़ों का सोल्यूशन ही ना सामने आ जाए। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आएगा और आप मुझे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में तब मैं उसका सोल्यूशन दूंगी। एनीवेज फ़िलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 करवाने जा रही हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछले यूनिट नंबर 1 कंप्लीट सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, सुने हुए हैं और प्रैक्टिस की हुई है, तो उनके लिए ये 2, 3, 4, 5 की वीडियो को स्किप करना ही बेहतर रहेगा। एनीवेज अगर जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप बाकी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सीख के आए, उसके बाद आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको इनके सोल्यूशंस में प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियो को जारी रखिए। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि फाइंड x एंड y। 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी पार्ट को समझने में मुश्किल है, तो आप ज़रूर पूछिए, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। एनीवेज मैं सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशंस लेके चल रही हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेना है। एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। दो मैट्रिसेस इक्वल किए हुए हैं, खुद से उसने दे दिए हैं पहले से ही। आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ रिस्पेक्टिवली कंपेयर करते जाना है और फिर आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं क्वेश्चन लिख लूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जी, क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखी है कि इक्वेटिंग द एलिमेंट्स। मैं एलिमेंट्स को इक्वेट करने जा रही हूँ, कंपेयर करने जा रही हूँ। आप कंपेयरिंग द एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। कैसे? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज x माइनस 1, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स दैट इज़ 0। ठीक है, और यहाँ से आप साथ साथ इक्वेट भी करते फाइंड आउट भी करते जाएं। अगर यहाँ से मैं 1 को शिफ्ट करूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और हमारे फर्स्ट स्टेप में ही x को 1 वैल्यू मिल गई। ठीक है जी। अगर मैं सेकंड कंपैरिजन करूँ सेकंड के साथ तो 4 इक्वल टू 4 आएगा। इसमें मुझे कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई। इसी तरह से आप देखें कि फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ कंपेयर करने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक कंपैरिजन हमने यहाँ पे किया, ठीक है ये। अब मैं दूसरा कंपैरिजन करने जा रही हूँ जिसमें मैं थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ कंपेयर करूँगी, और वो है जनाब y प्लस 3 इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज दैट y इज़ इक्वल टू -2। 3 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो +3 -3 बन जाएगा। सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 + 2 इज़ 5 एंड साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, सो y इज़ इक्वल टू -5। सो द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। फाइनल स्टेटमेंट ज़रूर लिखा करें, ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है चेकर पे। सो द वैल्यूज़ ऑफ, अच्छा मैं कंपेयर इकट्ठी दोनों लिख लेती हूँ कंबाइन करके। सो द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज़ हैं? 1 एंड -5। अब एक वर्ड लिखना ज़रूरी हो गया है कि रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरीके से भी आपको लिखना आना चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर तरह से आपको क्वेश्चन या सोल्यूशन का तरीका बताऊं ताकि आपको कभी भी किसी भी तरीके से लिखना पड़ जाए या लिखा हुआ नज़र आ जाए तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी, दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर सेकंड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ फाइंड द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। कहते हैं प्रोडक्ट फाइंड करें, यानी इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं इफ़ पॉसिबल, और इसलिए कि आपको चेक करना होगा कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है भी या नहीं। आपको याद होगा हमने मल्टीप्लिकेशन में ही सीखा था कि 2 मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। 2 मैट्रिसेस सिर्फ उस वक्त मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होंगे जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यानी पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल होंगे दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। अभी आप ज़रा देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के? एक ही कॉलम है। और रोज़ कितनी हैं? 2 रोज़ हैं। दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। और यही इसकी कंडीशन है। ठीक है,
आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो कंडीशन कोई फॉलो नहीं करता, इसलिए ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि आप इन्वर्स फाइंड आउट करें और मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उसके इक्वल हैं। आपने इन्वर्स फाइंड करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, आपको और मेरा वक्त बचाने के लिए मैंने अपने पास मैट्रिक्स नोट कर लिया है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा और आपको करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड। और आप जानते हैं कि ए इन्वर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इक्वल होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब जब तक आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए नहीं पता होगा, आप इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दैट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 6 - 3 5 - 2। सो 6 इंटू -2 -3 इंटू 5, 6 2s are 12 and negative of 12, minus into minus is plus, 3 5s are 15, प्लस माइनस माइनस 15 में से 12 जाएंगे तो 3 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का यानी कि प्लस। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट भी रिकॉल कर देती हूँ, एडजॉइंट बहुत आसान था। एक तो आप सबसे पहले इसी स्टेप को रिपीट करें और एडजॉइंट ऑफ लिखने के बाद मैट्रिक्स ए एज इट इज़ उठा के लिखें, दैट इज़ 6 - 3 5 - 2। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड आउट करके लिखते हैं, फिर इसके साथ एडजॉइंट नहीं लिखना। एडजॉइंट में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की प्लेस चेंज करते हैं, यानी ये हो जाएगा -2 और 6, और बाकी दोनों के साइंस चेंज करते हैं। 3 नेगेटिव है तो पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज़ एडजॉइंट। नाउ ए इनवर्स, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं और 1/3 एक रियल नंबर है, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। रियल नंबर मैट्रिक्स के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई होता है कि वो रियल नंबर बारी बारी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1/3 इंटू -2, 1/3 इंटू 3, 1/3 इंटू -5 एंड 1/3 इंटू 6। जहाँ सोल्यूशन पॉसिबल है वहाँ वहाँ कर दीजिए और जहाँ नहीं पॉसिबल वहाँ छोड़ दीजिए एज इट इज़। तो ये बन जाएगा आपके पास ए इनवर्स इज़ इक्वल टू -2/3 एज इट इज़। ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, दिस इज़ 1, दिस इज़ -5/3 एंड दिस इज़ 2। सो ए इनवर्स इज़ इक्वल टू दिस वन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व द सिस्टम। अब आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है जिसमें इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं, इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे बिल्कुल ठीक ठीक तरतीब के साथ क्वेश्चन दिया गया है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आया हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको वीडियो देखने की, आप खुद से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। फिर भी मैं उन स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करना ज़रूरी समझती हूँ जिनको अभी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैट्रिसेस को समझने में। जी आपको ये सिस्टम दिया हुआ है और आपको 2 इक्वेशंस दी गई हैं जिसमें एक्स और वाई आपने फाइंड आउट करना है। मैं अपने पास मैट्रिक्स नोट डाउन कर लूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जी आपको और मेरा वक्त बचाने के लिए मैंने मैट्रिक्स भी नोट डाउन कर लिया। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन की रिपीटिशन ज़रूरी थी, मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, वो भी मैंने नोट डाउन कर ली। और मैंने अब लिखना है जनाब इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 5 5 -2, और साथ में पहला जो वेरिएबल यूज़ हुआ वो x है, सेकंड वेरिएबल इज़ y एंड दिस इज़ इक्वल टू 9 8, अ कॉलम मैट्रिक्स 9 8। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है कि आप सपोज़ कर लें कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम है A B C वट एवर, जो भी नाम लिखना चाहते हैं आप। 2 5 5 -2 इज़ द मैट्रिक्स A। आई एम यूजिंग द क्रैमर रूल।
आप इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस। मैं यूज़ करूँगी जनाब क्रैमर्स रूल, ताकि मेरा कम से कम वक्त लग सके, और क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंगली मुझे ए एक्स और ए वाई मैट्रिसेस लेने होंगे एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। ए एक्स तब बनता है जब आप ओरिजिनल कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम रिप्लेस कर देंगे 9 8 के साथ, और बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा, तो ये बनेगा ए एक्स। और जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम रिप्लेस करेंगे आप 9 और 8 के साथ, और बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा, तो ये बनेगा ए वाई। ठीक है, अब आपके पास 3 मैट्रिसेस आ गए, इन तीनों के हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 2 5 5 2 -2, determinant 2 into -2 minus 5 into 5, 2 into -2 -4, minus 5 5 are 25, and this is equal to negative of 29. Now we have to find determinant of ax, that is determinant of 9 5 8 minus 2, that is equal to 9 into -2 minus 5 into 8. 9 into -2 is minus 18, minus 5 8s are 40. So minus into minus is plus, so you have to add these two numbers, sign of greater value 8 and 5, so this is minus 58. Now we have to find the determinant of ay, that is determinant of 2 9 5 8, and that is equal to 2 into 8 minus 9 into 5. Okay, 8 2s are 16, minus 9 5s are 45, प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा जनाब 29, नेगेटिव ऑफ 29। ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या करें कि इन तीनों मैट्रिसेस जो आपके पास अभी डिटर्मिनेंट जिनके फाइंड आउट किए हैं, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्रैमर अपने रूल में कहता है जी कि एक्स की वैल्यू आएगी जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मीन्स नेगेटिव ऑफ 58 जब डिवाइड होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी नेगेटिव ऑफ 29 के साथ। माइनस इज कैंसल्ड विद माइनस, 29 2s are, ठीक है। एंड y इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज़ -29 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ -29. So this is cancelled and the answer is 1. ये एक सिर्फ सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, इसलिए हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x is 2 and y is 1. आप हेंस का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सो का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी वर्ड्स को फॉलो कीजिए, बस आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 6 पे, और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, और ये मैं छोड़ूंगी आपके लिए, इसलिए नहीं कि इसने कहा हुआ थिंक, बल्कि इसलिए कि हो सकता है आपकी भी कोई इस तरह से प्रैक्टिस हो जाए। आपको एक चैलेंज देने वाली हूँ, अलबत्ता मैं आपकी इक्वेशंस बनाने में ज़रूर हेल्प करूँगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा से वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनाना मुश्किल लगती हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दूँगी, सॉल्व करना मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। अगर आप मुझे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में कि ये मैं सॉल्व भी करवा दें, तो उस वक्त मैं सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है जी। क्वेश्चन है आपके पास, कासिम एंड फरजाना आर सेलिंग फ्रूट फॉर स्कूल फंड रेजर। कासिम और फरजाना क्या करते हैं कि एक स्कूल फंड रेजर के लिए कुछ फ्रूट्स जो हैं वो बेचते हैं। कस्टमर्स कैन बाय सम स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस एंड लार्ज बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ कस्टमर्स हैं जो ख़रीदार हैं, वो कुछ छोटे डब्बे ऑरेंजेस के और कुछ बड़े वाले डब्बे जो है वो ख़रीदते हैं। कासिम सोल्ड 3 स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस and 14 large boxes of oranges for a total of rupees 203. 203 रुपये में कासिम ने
3 छोटे डब्बे और 14 बड़े डब्बे बेचे। जबकि फरजाना ने क्या किया, 11 छोटे डब्बे और 11 बड़े डब्बे ऑरेंजेस के 220 रुपये में बेचे। आप बताएंगे कि कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ 1 स्मॉल बॉक्स ऑफ ऑरेंज एंड 1 लार्ज बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, आप दोनों की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह लास्ट एक्सरसाइज में हमने इस तरह की कॉस्ट का क्वेश्चन किया था, बस सिर्फ आपको हेल्प कर देती हूँ इक्वेशंस बनाने के लिए। और आप क्या करेंगे कि आपने स्मॉल बॉक्स के लिए सपोज़ कर लेना होगा कि जो स्मॉल बॉक्स है ऑरेंज का वो कोई एस से डिनोट कर दें बेशक, और लार्ज बॉक्स जो है वो उसको एल से डिनोट कर दें। और फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस क्या हो जाएगा, 3 स्मॉल बॉक्सेस एंड 14 लार्ज, एंड के लिए प्लस 14 लार्ज, ठीक है, फॉर अ टोटल ऑफ ₹203। तो ये बनेगा इक्वल टू, यानी दोनों की जो कॉस्ट आई वो टोटल ₹203 थी। और दूसरी तरफ 11 स्मॉल और 11 लार्ज की जो कॉस्ट आई वो 220 रुपीज़ थी। ये वो दो इक्वेशंस हैं जिनकी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर तरतीब बिल्कुल ठीक आ रही है, यानी लार्ज के नीचे लार्ज, स्मॉल के नीचे स्मॉल, और इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट नंबर्स, तो आप बिल्कुल ठीक ठीक जा रहे हैं। यहीं से आगे चलिए, राइटिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, और फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप एस और एल के लिए जगह एक्स वाई या अपनी मर्ज़ी का कोई भी अल्फ़ाबेट इंग्लिश में से चूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सोल्यूशन मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ती हूँ। कोई भी मसला, कोई भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए इन क्वेश्चन से रिलेटेड। और इसके अलावा भी मैट्रिसेस का कोई अगर क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया हुआ तो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंशाल्लाह। और जनाब नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।